हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है अभिषेक और आज हम देखेंगे लास्ट जो हमने पढ़ा था उसके आगे का पार्ट है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जिसमें मल्टीपल चार्जेस की हम बात करेंगे। पहले हमने क्या बात की थी। पहले हमने बोला था कि जो चार्जेस है, दो चार्जेस, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही है। हमने कूलम्ब्स लॉ से वो पता कर लिया था और उसकी हमने एक वेक्टर फॉर्म भी देख ली थी, जो कि थी एफ वेक्टर इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप। आर कैप क्या था? यूनिट वेक्टर था। ठीक है, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। अब इस केस में तो दो चार्जेस थे केवल, एक चार्ज ये था, एक चार्ज ये था, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आर था। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास फोर्स का एक्सप्रेशन ये आ गया था। अब हम बोल रहे हैं कि हमारे पास मल्टीपल चार्जेस हैं। अब मल्टीपल चार्जेस हैं, मान लो एक चार्ज ये है, इसकी बात कर रहे हैं Q1 ये, और Q2 ये चार्ज है, और मान लो एक चार्ज यहाँ पे भी है Q3। तो अभी Q3 भी तो इस पर फोर्स लगाएगा क्योंकि यहाँ पे भी डिस्टेंस है इसके बीच में कुछ, तो ये भी इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा। तो यानी टोटल फोर्स हम कैसे निकालेंगे किसी एक चार्ज पे मल्टीपल चार्जेस की वजह से? तो वही देखेंगे हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें यही बताता है कि अगर हमारे पास किसी सिस्टम में मल्टीपल चार्जेस हैं, सपोज हमारा कोई सिस्टम है ये हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल चार्जेस हैं, ठीक है, और मेरे पास एक पर्टिकुलर चार्ज ये है जिसके ऊपर मुझे फोर्स निकालनी है सभी चार्जेस की वजह से। तो मेरा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जो भी फोर्स ये वाला चार्ज इसके ऊपर लगा रहा होगा, 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 ये सभी चार्जेस जो भी फोर्स अलग अलग इसके ऊपर लगा रहे होंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलता है टोटल फोर्स मेरी कैसे आएगी? टोटल फोर्स मेरी आएगी, इन सभी फोर्सेस को हम एडअप कर देंगे, वेक्टर सम कर देंगे सबका। वेक्टर सम करेंगे क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, दैट इज वाई हम इसका वेक्टर सम करेंगे टू गेट टोटल फोर्स ऑन दैट पर्टिकुलर चार्ज। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, सपोज मेरे पास ये क्यू चार्ज है, एक यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, एंड सो ऑन, यहाँ पे Qn तक चार्जेस हैं। तो हम सभी के लिए अलग अलग फोर्स का एक्सप्रेशन निकालेंगे और सबका वेक्टर सम कर देंगे क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिससे हमारे पास टोटल फोर्स आ जाएगी। यहाँ पर भी साइड में आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की स्टेटमेंट दिख रही है, इसमें से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम इसके एक्सप्रेशन की तरफ। देखो, इसका एक्सप्रेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये देखते हैं। मल्टीपल चार्जेस वाले केस में हम सपोज कर रहे हैं अभी कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, हमारे पास टोटल तीन चार्जेस हैं। एक चार्ज मेरे पास ये Q1 है, एक चार्ज मेरे पास ये Q2 है, और एक चार्ज मेरे पास ये Q3 है। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे टोटल फोर्स इस Q1 पे निकालनी है इन दोनों चार्जेस की वजह से। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो मैं इनको एक वेक्टर असाइन कर देता हूँ, सबको एक एक वेक्टर। Q1 के कॉरस्पॉन्डिंग R1 वेक्टर बोल देता हूँ, Q3 के कॉरस्पॉन्डिंग R2 वेक्टर बोल देता हूँ, और R3 वेक्टर, और Q2 के कॉरस्पॉन्डिंग R2 वेक्टर बोल देता हूँ। ठीक है, अब मैं कंसिडर कर रहा हूँ, अभी मैंने सिर्फ तीन चार्जेस लिए हैं, मल्टीपल चार्जेस की बात कर रहे हैं हम, n चार्जेस तक इसको लेकर जाएंगे एक्सप्रेशन में। ठीक है, अभी मैंने दो चार्जेस में कंसिडर कर लिए हैं। अब देखिए, सपोज अब यहाँ पे R1 वेक्टर है, R2 वेक्टर है, तो यहाँ पे इसके और इसके बीच में भी एक वेक्टर बनेगा, वो सपोज ये वेक्टर है, और उसको मैं अगर बोलूँ R12 वेक्टर, R21 वेक्टर बोल दूँ, या फिर R12 ही वेक्टर बोल दूँ, R12 वेक्टर, तो इस डायरेक्शन में एक R12 कैप यूनिट वेक्टर भी होगा। ऐसे ही इस डायरेक्शन में अगर ये R13 वेक्टर है, तो इस डायरेक्शन में एक R13 कैप वेक्टर भी होगा। ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर हमें अच्छे से पता है, मैं एक बार बता देता हूँ। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिस भी अगर मैं यूनिट वेक्टर ये बोल रहा हूँ, तो इस वेक्टर का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालना चाहूँ तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 आएगा। तो यूनिट वेक्टर वो वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, और इनको इस तरह से दिखाया जाता है, ऊपर कैप लगा देते हैं किसी भी वेक्टर की, जैसे आर कैप, तो एक्स पे वेक्टर है उसका एक्स कैप करूँगा तो ये एक्स की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हो गया। एक्स की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हम आई कैप भी बोलते हैं। तो यूनिट वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। अब सपोज किसी डायरेक्शन में आर वेक्टर है, मेरे पास कोई आर वेक्टर है, तो इस आर वेक्टर की डायरेक्शन में अगर मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए, वो आर कैप बोल रहा हूँ मैं, वो क्या होता है? आर कैप इक्वल्स टू आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। ये हम पढ़ के आए हैं 11th क्लास में। यानी यूनिट वेक्टर को अगर मुझे डिफाइन करना है तो आर वेक्टर जो प्रॉपर वेक्टर है अपॉन उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उससे डिवाइड कर देंगे हम, तो मेरे पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि अभी इसकी जरूरत पड़ेगी आगे। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्लास 12 का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको सही से देखते हैं। अब देखिए, ये Q2 चार्ज इस Q1 चार्ज पे एक फोर्स लगाएगा। मैं भी कंसीडर कर रहा हूँ कि जो भी पोलैरिटी Q1 की है वही Q2 और Q3 की भी है, तो यानी ये Q2 चार्ज इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, जिसको मैं बोलूँगा F12, यानी फोर्स ऑन Q1 बाय Q2। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। ये Q2 जब Q1 में फोर्स लगाएगा तो उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी, जब सेम पोलैरिटी है, तो यानी ये कुछ इस तरह से वेक्टर दिखाएगा। सिमिलरली Q3 चार्ज भी Q1 चार्ज पे एक फोर्स लगाएगा, जो कि कुछ इस डायरेक्शन की होगी, F13 उसका नाम बोल रहे हैं हम। तो सिमिलरली F13 क्या हो जाएगा? फोर्स ऑन Q1 बाय Q3। ठीक है, अब मेरे पास ये दो फोर्सेज आ गई हैं, एक इसकी वजह से ये फोर्स है, एक इसकी वजह से इसके ऊपर ये फोर्स है। ठीक है, अब अगर मैं टोटल फोर्स निकालना चाह रहा हूँ Q1 के ऊपर Q2 और Q3 की वजह से, तो हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो हमारा डेफिनेशन यहाँ पे आ रही थी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की, वो क्या बोल रही थी? दोनों फोर्सेज का मैं वेक्टर सम अगर कर दूंगा तो मेरे पास रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी Q1 पे लगने वाली। तो वो रिजल्टेंट फोर्स इस वेक्टर और इस वेक्टर का प्रोडक्ट सम होगा, और इस वेक्टर का जो प्रोडक्ट होगा, सम होगा, वो कुछ इस तरह से मेरे पास आ जाएगा। तो मेरे पास F1 वेक्टर आ जाएगा, फोर्स जो लग रही है Q1 चार्ज पे, टोटल फोर्स। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब ये तो हमने देख लिया है इसका डायग्राम के हिसाब से। अब थोड़ा हम समझ लेते हैं इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के हिसाब से। ठीक है, अब देखो, इस डायरेक्शन में मेरे पास यूनिट वेक्टर है,
इस डायरेक्शन में मेरे पास ये यूनिट वेक्टर है। अगर मैं F12 का एक्सप्रेशन लिखना चाहूँ तो वो क्या होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर का स्क्वायर और R12 कैप। ठीक है ना, यही तो डिस्टेंस है इसके बीच में। ये डिस्टेंस कितना है, इस R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सिमिलरली F13 अगर मैं बोलना चाहूँ तो 1/4πε0 Q1 Q3 R13 स्क्वायर और R13 का कैप। बिल्कुल सही है। R13 का कैप क्यों लिखा, क्योंकि उस डायरेक्शन में, ये वाली डायरेक्शन ऊपर की, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है, R13 है। दैट इज वाई यहाँ पे हमने R13 कैप लिखा है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, F1 यानी टोटल फोर्स जो भी होगी हमारे इसके ऊपर, चार्ज के ऊपर, दोनों चार्जेस की वजह से, Q1 के ऊपर, Q2 और Q3 की वजह से, वो F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर है। यानी इन दोनों का समेशन कर देंगे हम, वेक्टर समय, नॉर्मल सम नहीं है, वेक्टर सम है। ठीक है, तो इसमें से 1/4πε0 Q1 तो बाहर कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे बचेगा Q2 अपॉन R12 का वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड है, मतलब R12 कैप प्लस Q3 अपॉन R13 मैग्नीट्यूड और R13 कैप। ये मेरे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो यानी हम टोटल फोर्स निकाल सकते हैं किसी भी। देखिए अब मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया किसका, दो चार्जेस की वजह से जो फोर्स लग रही है किसी एक चार्ज पे, यानी Q2 और Q3 की वजह से जो फोर्स लग रही है Q1 में, मेरे पास उसका एक्सप्रेशन आ गया। अब मैं दो चार्जेस के ना लेके एग्जांपल में n चार्जेस बोल रहा हूँ, n चार्जेस का सिस्टम है, तो इन n चार्जेस की वजह से Q1 के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, वो भी सिंपली इसकी हेल्प से मैं एक्सप्रेशन लिख सकती हूँ। तो F1 जब n चार्जेस होंगे तब एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, सिंपल 1/4πε0 Q1 तो बाहर आएगा ही कॉमन, Q2 R12 का मैग्नीट्यूड और R12 कैप, Q3 R13 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर R13 कैप, एंड सो ऑन n चार्जेस इस बार। तो लास्ट वाला चार्ज Qn जो होगा उसको Qn R1n का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर R1n कैप। तो मेरे पास इन सभी n चार्जेस की वजह से जो Q1 पे फोर्स लग रही है वो आ जाएगी, वो इतनी होगी। और ये यूजिंग हमने किसका इस्तेमाल किया, इसमें सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हुए हमने ये फोर्स बोल दी कि इतनी होगी। ठीक है, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल यही बोल रहा है कि जो भी दूसरे सभी चार्जेस इस अकेले चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएंगे वो फोर्स किसकी इक्वल होगी, वो सभी जो फोर्सेज होंगी उनका वेक्टर सम होगा। जैसे ये एक अकेली फोर्स तो इसकी वजह से इसके ऊपर लग रही थी, इसकी वजह से इसके ऊपर ये वाली अकेली फोर्स लग रही थी, अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो सभी फोर्सेज का वेक्टर सम हो गया। तो ये सुपर पोजिशन प्रिंसिपल है। तो अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो NCERT का है, और उसके बाद हम खत्म करते हैं ये लेक्चर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन जो कि NCERT का है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों वो क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। जो NCERT का क्वेश्चन है वो आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मेरे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, मेरे पास एक ट्रायंगल है जिसके तीनों वर्टिसेस पे हमने चार्जेस रख दिए Q1 Q2 और Q3। ये तीनों सेम चार्जेस हैं, मतलब सेम है मैग्नीट्यूड वाइज भी और पोलैरिटी वाइज भी। Q1 = Q2 = Q3 = Q, तीनों चार्जेस सेम है। ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं आगे क्वेश्चन में कि जो इसका ट्रायंगल का जो ये सेंट्रॉइड है, यहाँ पे ट्रायंगल का जो ये सेंट्रॉइड पॉइंट है, यहाँ पे हमने एक चार्ज रख दिया कैपिटल Q। अब इस कैपिटल Q पे हमें फोर्स निकालनी है टोटल ये तीनों चार्जेस की वजह से। ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ आ गया। ठीक है, अब देखो इसको हम A बोल देते हैं, B बोल देते हैं और C बोल देते हैं, इस पॉइंट को O बोल देते हैं। ठीक है, अब जो Q1 इसके ऊपर फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में होगी, इसको मैं F1 बोल दूँ, कोई दिक्कत है नहीं है, कोई भी दिक्कत। जो Q2 होगा वो इस चार्ज पे, जो Q स्मॉल q और कैपिटल Q की पोलैरिटी सेम है, इसलिए Q इस Q1 की वजह से जो फोर्स लगी वो बाहर की डायरेक्शन में होगी। ठीक है, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स होगी वो। तो F1 ऐसे हो गया, F2 जो Q2 की वजह से लग रहा है वो ऐसे हो जाएगा, F3 जो Q3 की वजह से लग रहा है वो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, यानी कुछ इस तरह की कंडीशन हमारे पास ये आ गई है। ठीक है, यानी F1 F2 ये F2 है और ये F3 है। अब इन तीनों में जो एंगल बन रहे हैं ये 120 डिग्री के बन रहे हैं तीनों केसेस में। ठीक है, 120 डिग्री का एंगल बनता है, क्योंकि यहाँ पे पता है हमें ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज से। ठीक है, अब नेट फोर्स मुझे यहाँ पे इस पॉइंट पे निकालनी है, कितनी होगी, इस कैपिटल Q चार्ज पे मुझे नेट फोर्स निकालनी है, वो कितनी होगी। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में क्या बोल रहा है, जो भी F1 वेक्टर आएगा मेरे पास, जो भी F2 वेक्टर आएगा मेरे पास, और जो भी F3 वेक्टर आएगा, अगर मुझे यहाँ इस पॉइंट पर नेट फोर्स निकालनी है तो वो नेट फोर्स सिंपल क्या होगी, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। ठीक है, इन तीनों वेक्टर्स का क्या वेक्टर सम, इन तीनों वेक्टर्स का वेक्टर सम होगी वो फोर्स। ठीक है, अब देखो F2 और F3, जो F2 वेक्टर और F3 वेक्टर है उनके बीच में एंगल जो है वो कितना है, 120 डिग्री। ठीक है, अब F2 और F3 वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस तरह से आएगा बीच में, ये भी हम वेक्टर्स में पढ़ के आएंगे। ठीक है, अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना चाहूँ, अगर उसको मैं F23 वेक्टर बोल रहा हूँ, F23 वेक्टर बोल रहा हूँ, मैग्नीट्यूड निकालना अगर मुझे इसका, अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा F2 और F3 जो वेक्टर हैं, इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा अगर मैं वो निकालना चाहूँ तो वो कुछ इस तरह से निकलेगा, F2 वेक्टर F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर प्लस 2
F2 F3 cos 120 डिग्री, और F2 और F3 जो है वो उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि अगर मैं ये बताऊँ ये डिस्टेंस अगर R है तो ये भी तो डिस्टेंस R ही है और ये भी डिस्टेंस R ही है, यानी तीनों का जो मैग्नीट्यूड होगा F1 वेक्टर इक्वल्स टू F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू F3 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उसको F बोल दो अगर मैं खाली। अब जो ये तीनों वेक्टर ये तीनों चार्जेस हैं, ये तीनों चार्जेस इस जगह पे जो फोर्स लगा रहे होंगे इन तीनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी वही है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी वही है, ठीक है। और चार्जेस तीनों सेम है, Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3, ठीक है। तो जो भी फोर्स ये यहाँ पे लगाएगा, ये यहाँ पे लगाएगा, ये यहाँ पे लगाएगा, उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, उसको हम F बोल रहे हैं। और वो F जो होगा उसको हम F बोल रहे हैं, ठीक है, सिंपल है। यानी ये भी F स्क्वायर हो जाएगा, ये भी F स्क्वायर, और ये 2F स्क्वायर। कोस 120 कितना होता है? -1/2, -1/2, तो 2 से 2 जाएगा, यहाँ पे ये एक F से एक F जाएगा, तो फाइनली बाहर F आ जाएगा। यानी F23 का जो मैग्नीट्यूड है वो F है, और F23 ये है, F23 ये है ना इस डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में। अब ऊपर की डायरेक्शन में ये है F23, और नीचे की डायरेक्शन में F1 है जिसका मैग्नीट्यूड भी F है, यानी इसका मैग्नीट्यूड भी F है और इसका मैग्नीट्यूड भी F है, ये F है ना। तो ऊपर की डायरेक्शन में भी F लग रही है फोर्स, नीचे की डायरेक्शन में भी F लग रही है, तो नेट फोर्स यहाँ पे कितनी होनी चाहिए? नेट फोर्स यहाँ पे 0 होनी चाहिए, नेट फोर्स यहाँ पर 0 हो जाएगी। अगर मैं इसको ऊपर लिखूँ तो यहाँ पे F टोटल जो फोर्स हो जाएगी, F नेट वो 0 हो जाएगी, F टोटल जो फोर्स हो जाएगी वो 0 हो जाएगी, क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन में और नीचे की डायरेक्शन में सेम फोर्स लग रही है F, जो हमने बता दिया। ये F23 की डायरेक्शन ये है जो कि F है मैग्नीट्यूड, और नीचे की डायरेक्शन में भी F ही मैग्नीट्यूड है। तो ये NCERT का क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में यही है। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच, होपफुली आप लोगों को समझ आएगा। बाय बाय।